अस्सलाम वालेकुम। अभी लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है ना वो रिकर्सिव सॉल्यूशन की बात की है, ठीक है? तो इसमें मैंने आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया था कि रिकरियन बेसिकली क्या होती है। ऐसे सॉल्यूशंस जिनके अंदर रिकर्सिव कॉज होती हैं, जो फंक्शंस खुद को कॉल करते हैं, ठीक है? तो उन उनको हम कहते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशंस, ठीक है? जैसे ये आप मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम देखें तो इसमें ये फंक्शन जो है ना ये खुद को कॉल कर रहा है। ये मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम है और इसकी इंस्ट्रक्शन के अंदर ये खुद को कॉल कर रहा है, ठीक है? तो ये एक आपका रिकर्सिव सॉल्यूशन है, ठीक है? इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी, जैसे हमने फिबोनाची सीरीज की बात की थी, फिर हम फैक्टोरियल की बात कर सकते हैं, उसका भी आप रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है? तो जितने भी आपके पास एल्गोरिथम्स जिनके अंदर रिकरियन होती है या रिकर्सिव सॉल्यूशंस होते हैं, उनका जब आप रनिंग टाइम लिखेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ रेकरेंस इक्वेशन हम लिखेंगे, ठीक है? रेकरेंस इक्वेशन में हमने देखा था कि ये ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपके पास रनिंग टाइम इटसेल्फ खुद को कॉल कर रहा है, ठीक है? तो इसको अब ये रिकर्जन इस इन एल्गोरिथम से कैसे हमने फाइंड की थी, ये आप प्रीवियस वीडियो में जो है ना वो इसको रिवाइज कर सकते हैं अगर आपने अभी तक वो चीज़ नहीं स्टडी की तो। आज हम बात करेंगे कि जब आपने इस एल्गोरिथम की ये रेकरेंस इक्वेशन लिख ली है, ठीक है? तो अब हम इसकी कम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम कैसे फाइंड करेंगे? अब हम इस चीज़ को हमने रिड्यूस कैसे करना है? रिकर्सिव इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कैसे करना है आपके रनिंग टाइम के अंदर, ठीक है? तो वो आज हम उसके कुछ मेथड्स हम स्टडी करेंगे। उसके जो आपके जो कंटेंट्स हैं उसके अंदर ये 3 मेथड्स हैं, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है? फर्स्ट आपका जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम देखेंगे सबसे पहले इस वीडियो के अंदर, ठीक है? तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये कुछ स्लाइड्स को कंबाइन किया है। जैसे ये आप देखें यहाँ पर कुछ स्लाइड्स जो है ना मैंने यहाँ से ली हैं। ये 21 से लेके और ये 25 तक ये कुछ स्लाइड्स को मैंने ज्वाइन किया ताकि इसको हम इजी वे में देख सकें, ठीक है? इन सारी स्लाइड्स को मैंने यहाँ पर मर्ज कर दिया है, ठीक है? अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले देखें, ये उसी तरह से आपके पास ये एक रेकरेंस इक्वेशन है, ये जो हमने किसी एल्गोरिथम की फाइंड की है। अब ये कैसे फाइंड हुई है, ये प्रीवियस वीडियो के अंदर आप डिटेल के अंदर देख सकते हैं कि आपको कोई भी एल्गोरिथम अगर दिया जाता है तो उसकी इस तरह की इक्वेशन आपने कैसे लिखनी है, ठीक है? तो जब आप एक दफा ये रेकरेंस रिलेशन की इक्वेशन आप ड्रॉ कर लेंगे तो फिर अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये उसका मेथड है, ठीक है? तो फर्स्ट मेथड आज हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? इसमें अब सबसे पहले आपने देखना है कि ये आपके पास जो टी ऑफ एन है, अब अगर n की वैल्यू आपके पास 1 है, यहाँ पे देखें इफ n इज इक्वल टू 1 तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। तो मैं अगर यहाँ पर इसको राइट करूँ तो t ऑफ 1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है? उसके बाद t ऑफ n जो है, जब n की वैल्यू आपके पास 1 से ग्रेटर होगी, ठीक है? n ग्रेटर देन 1 यहाँ पे, या आप t ऑफ n लिख लें, ये किसके इक्वल आएगा आपके पास, ये आएगा 3t n/4 प्लस n, ठीक है? इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, आप देखें यहाँ पर आपके पास जो टी एन ग्रेटर देन 1 है, ठीक है? इसका मतलब ये कि यहाँ पे एन की कोई भी वैल्यू होगी वो तो आपके पास ये वाला जो फैक्टर है उससे उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, ठीक है? लेकिन अब देखें ये वाला जो है ये इटसेल्फ दोबारा ये टाइम का ही फैक्टर है, जो यहाँ पे हम टी ले रहे हैं ये दोबारा इटसेल्फ खुद को यहाँ पे कॉल कर रहा है, ठीक है? तो हमने बेसिकली क्या करना है, ये वाली वैल्यू कंप्यूट करनी है, ये वाली इसको हमने रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे करेंगे, अगर आपको ये इक्वेशन दी जाए, ये वाली टी ऑफ एन इज इक्वल टू 3t n/4 प्लस एन, तो इससे आप टी n/4 की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। इससे हम इसकी वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको शो करता हूँ। ये अब हमारे पास इक्वेशन है, ये टी ये वाली, ठीक है? जो यहाँ पर हमने लिखी हुई है, ठीक है? अब अगर हमने ये टी n/4 कंप्यूट करना है, ठीक है?
ये हमारा पर्पज है कि हम यहाँ पर अभी इसकी वैल्यू अगर कंप्यूट करना चाहते हैं Tn/4 की, तो वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि जहाँ पे आपके पास यहाँ पे n है, अगर आप n को रिप्लेस कर दें n/4 के साथ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, तो फिर क्या होगा, ये आपके पास ये वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे n/4 लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा Tn/4, और जब मैं इस के अंदर n की जगह पे n/4 रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3t, n की जगह पे आपने n/4 लिखना है, ठीक है, तो n/4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला 4 एज इट इज आएगा। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट n जो है ये वाला, इसको भी हम n/4 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ये इसी तरह से है कि अगर आपके पास ये इक्वल है ना, 3 = 2 + 1, ठीक है, ये 3 के इक्वल है। ठीक है, अब हम देखें, अगर दोनों साइड्स पे हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको भी 4 पे डिवाइड कर दूं, इस इन दोनों को भी मैं अगर 4 पे डिवाइड कर दूं, तो इनका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, जिस चीज के साथ हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे, उसी चीज के साथ हम राइट साइड पे डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर जो है ना वो डिफरेंट नहीं आएगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जस्ट हमने क्या किया है, यहाँ पर जो ये वाली इक्वेशन थी, n = 3Tn/4 + n, हमने n को n/4 के साथ रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये T ऑफ n जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, Tn/4 के अंदर, और ये वाला किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से देखें 3t, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3Tn/4², और ये आपके पास n/4 आ जाएगा, एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपके पास जो इक्वेशन है वो ये बन जाएगी। ये किसकी इक्वेशन आई है, Tn/4 की इक्वेशन आई है। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब आपके पास जो वैल्यू आ गई है Tn/4 की, तो इसमें जब हमने इसको रिड्यूस किया है, हमने कन्वर्ट कर दिया ना, ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ये वाली। ठीक है, वो वैल्यू कहाँ पे आई है, वो आपकी वैल्यू ये आ गई है सारी। ठीक है, अब देखें जब हमने ये कंप्यूट किया, तो आपके पास एक और नया फैक्टर आ गया जो इटसेल्फ खुद को कॉल कर रहा है। ठीक है, अब हमने ये वाली वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो ये वाली वैल्यू कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू आप यहाँ से भी कंप्यूट कर सकते हैं, यहाँ से भी कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस टर्म की बात करूं यहाँ पे, तो आपने फाइंड करना है Tn/4², यहाँ पे है Tn/4, तो अगर मैं इसको दोबारा से 1/4 पे डिवाइड कर दूं, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं या 4 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, एक ही चीज है कि आप 4 पे डिवाइड कर दें या 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो वो देखें, अब हमने अगर फाइंड करनी है Tn/4², तो वो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे यहाँ पे देखें, अगर ये मैं इसको मैं 4 पे डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इस n को भी हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, और इस n को भी हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे Tn/4² आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, 3Tn/4²। ठीक है, 4 स्क्वायर पहले ही था, तो वो ये देखें इसकी 4 के ऊपर स्क्वायर था, तो स्क्वायर ये वाला आ जाएगा, और 4 एक ये वाली वैल्यू ऐड होगी, तो यहाँ पे 4³ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये 4³ आ गया है, और जब n/4² आपका यहाँ पर आ जाएगा। बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इन टर्म्स को एक्सपेंड करें तो ये इसका बिहेवियर किस तरह का है। ठीक है, जो इक्वेशन हमने रिकर्सिव इक्वेशन लिखी है, उसका बिहेवियर किस तरह का है, वो पैटर्न हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको 2 to 3 आइट्रेशंस चलाएंगे,
जैसे लाजमी नहीं है कि आपने इसको, अब यहाँ पर हमने सिर्फ 3 आइट्रेशन चलाया तो आपने इसको 3 आइट्रेशन चलाना है। आप इसको दोबारा और एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं, 4 5 6 आइट्रेशन चला लें ताकि आपको चीज जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखें जब हमने टी ऑफ एन था तो आपके पास आ रहा था आंसर 3t n/4। ठीक है, जब हमने यहाँ पे देखा n/4 फाइंड किया तो यहाँ पे n/4 स्क्वायर आ गया, जब n/4 स्क्वायर फाइंड किया तो यहाँ पे क्यूब आ गया। ठीक है, तो अगर इसको मैं जनरलाइज्ड इक्वेशन इसकी लिखूं यहाँ पे, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये अगर 3 वैल्यू है तो यहाँ पे उसमें से एक माइनस करके आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे और यहाँ पर 2 आ रहा है। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे आपके पास 1 और यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, और जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 4 की पावर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 4 की पावर 0 होती है तो उसको 1 आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, और यहाँ पे भी 4 की पावर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है ना एक पैटर्न मिल जाएगा, जब वैल्यू 1 है तो 0 0 आ रहा है, जब आपके पास वैल्यू 2 है तो लेफ्ट और राइट साइड पे 1 1 आ रहा है। इसी तरह से जब वैल्यू 3 है तो लेफ्ट और राइट साइड पे स्क्वायर आ रहा है। तो इसको हम जनरलाइज लिख सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर के है वैल्यू तो उसके राइट साइड पे k-1 आएगा और लेफ्ट साइड पे k-1 आएगा। तो इस तरह का एक जनरलाइज सा सोल्यूशन हमने लिख लिया है। ठीक है, अच्छा, ये लिखने के बाद अब हमने ये पैटर्न फाइंड कर लिया है इसमें से। अब हमने क्या करना है, अब हमने सब्स्टिट्यूशंस करनी है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप देखें फ्रॉम 2 to 1, अब आपने ये वाली जो वैल्यू है ना ये यहाँ पर प्लेस कर देनी है इसकी जगह पे। ठीक है, तो आपके पास जो नई टर्म आएगी वो क्या आएगी, 3t n/4 की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, प्लस आपके पास आ जाएगा n, इस तरह से। ठीक है, अब ये n/4 की वैल्यू क्या आएगी, वो आपकी ये वाली सारी वैल्यू जो है ये कॉपी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा, ये t ऑफ n के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो चीज आपको ना समझ लगे आप पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है, ये घबराना नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आपको चीजें ऑलरेडी आती होंगी सारी। तो यहाँ पे देखें 3t n/4 स्क्वायर, n/4 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस n/4। तो आपके पास जो नई टर्म आएगी वो अब ये वाली आएगी। ठीक है, वही आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने t n/4 के साथ रिप्लेस कर दिया, प्लस n आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर t n/4 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये 3 आपका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4n और ये वाला n आपका एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ गई वैल्यूज। तो जब हमने t n/4 को रिप्लेस किया है प्रीवियस इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, ये वाली। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो वही आ जाएगा t ऑफ n ही ऊपर से। ठीक है, अब ये देखें, ये तो हमारे पास n आ गई टर्म, ये भी n आ गई है। ये वाली कौन सी टर्म आई है, t n/4 स्क्वायर। तो ये देखें, ये t n/4 स्क्वायर हमारे पास हमने यहाँ पर ये भी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब जो t ऑफ n/4 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम इसकी भी प्लेस कर सकते हैं इसके अंदर, या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आपके पास t ऑफ n/4 स्क्वायर है ये अब आपके पास आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह से। तो आप बाकी वैल्यू को एज इट इज रख लें यहाँ पे इस तरह से, और ये इस तरह से n आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला आपके पास इसी तरह से एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब 3t
t/n/4 उसकी क्या वैल्यू थी, उसकी ये वाली वैल्यू है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये वाली जो वैल्यू है ये अब हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे इसकी जगह पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3t/n/4³ प्लस n/4²। ठीक है, जब आप इस तरह से ये वैल्यू प्लेस करेंगे तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो किस तरह से आएगा, वो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे देखें इस स्लाइड के अंदर। जब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की है तो आपके पास आंसर क्या आया, यहाँ पे 3², ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3³ ठीक है, और साथ आएगा n/4³। ठीक है, ये इस तरह से n/4³। ठीक है, और इसी तरह से ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये वाला 3² आपका इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3² n/4²। ठीक है, और बाकी आपका एज इट इज आ जाएगा प्लस 3/4n प्लस n। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस है। तो अब आपके पास यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि समराइज करके लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको ये एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे कर दिया है ताकि आप इसको इजीली समझ जाएं। सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया है और आपने उसको यहाँ पर लिख दिया, ये आपकी पूरी इक्वेशन बनेगी इस तरह से। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद अब आप यहाँ से पैटर्न देखें। पैटर्न ये देखना है कि अब टी वाली वैल्यूज हम अलग रहने देंगे, बाकी जो वैल्यूज हैं वो आप अलग रखेंगे। ये तो अब आपके पास इन टर्म्स ऑफ एन आ गया, यहाँ पे तो कोई भी टी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका अगर पैटर्न देखेंगे तो वो आपके पास ये वाला पैटर्न बन रहा है। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये पैटर्न अभी कहाँ से आया है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये वाली जो टी वाली वैल्यू है वो ये आ रही है। ठीक है, तो इसको अभी क्योंकि अगर हम जब इसको दोबारा t/n/4³ को एक्सपेंड करेंगे तो आप देखें जैसे t(n) था तो वो n/4 के साथ आ रहा था उसका आंसर। जब n/4 के साथ लिया तो n/4² हो गया, जब n/4² का लिया तो n/4³ हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह जब n/4³ का लेंगे तो n/4 आ जाएगा। तो ये इस तरह से ग्रो कर रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जहाँ पे जो 3 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये देखें 3 के ऊपर k आ रहा है यहाँ पे, ये वाला वही आपकी वैल्यू 3 यहाँ पे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 3 है तो नीचे भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसलिए हमने k अगर लेते हैं तो k की जगह पे k ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम जनरलाइज सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पर होगी वही वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसलिए हमने अभी सपोज किया कि अगर हम इसको k के साथ रिप्लेस करें तो दोनों प्लेसेस के ऊपर यहाँ भी k आ जाएगा और यहाँ पर भी k ही आ जाएगा। ठीक है, ये अब हमने t वाली वैल्यू लिख ली है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे इसकी बात करते हैं। तो अब देखें जरा कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है तो इसमें देखें यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पे क्यूब था, लेकिन जब क्यूब क्यूब के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर के बाद 1 आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे 3/4 की पावर क्या है, यहाँ पे 3/4 यहाँ पे 0 है। ठीक है, क्योंकि 0 का मतलब होता है कि अगर 3 को 4 पे डिवाइड करके उसकी पावर 0 लेंगे तो 1 आएगा। 1 को आप n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन कैसे ग्रो कर रहा है। तो जो टर्म हम आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, उसमें k की जो भी वैल्यू थी यहाँ पे
वो यहाँ पे आ जाएगी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी 3 की पावर k t इंटू n की पावर 4k। अच्छा, ये लिखने के बाद ये जो टर्म है आपकी ये वाली, ठीक है, अब ये कैसे ग्रो हो रही है? अगर आपके पास टर्म, आपके पास पावर k थी, तो ये k माइनस वन है, 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 - 1, 3 - 1 आएगा 2। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करना है? k-1। ठीक है, ये क्या किया हुआ है, अब इन दोनों को 3/4 को कॉमन ले लिया यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, के हमने किसके साथ रिप्लेस किया? 3 के साथ, लेट्स सपोज। ठीक है, तो 2 फिर कैसे आएगा? k-1 करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम कर रहे हैं ये k-1। ठीक है, अब ये वाली टर्म देखें, ये कितना हुआ फिर? अगर k की वैल्यू 3 थी तो k, तो यहाँ पे 1 है ये, तो ये 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे देखें, ये k की माइनस कितनी पावर की हुई है? 2। ठीक है, तो 3 में से 3/4, और उसमें से जब k की वैल्यू अगर आप 3 यहाँ पे प्लेस करेंगे, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये इस तरह से। ठीक है, और इसी तरह आप नेक्स्ट देख लें, 3 की पावर 0, तो हमने कहाँ तक जाना है? हमने पावर 0 तक जाना है, ऐसे। ठीक है, इस चीज की जो है ना, वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। सिर्फ ये हमने देखा कि जब आपके पास टर्म ये थी, जब आपके पास n थी, तो 3/4, ठीक है, जो भी यहाँ पे k की वैल्यू है, ठीक है, हमने इसको ग्रो करके चेक किया है, वही आपकी k की वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, वो जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, और ये n कैसे आएगा? ये हमने जिसको जब इसको पूरी इक्वेशन को एक्सपेंड किया, तो हमें ये पता चला कि ये जो टर्म है ये 3/4। ठीक है, इसी तरह ये 3/4 और उसकी पावर आती है k-1। ठीक है, k-1 और साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है? n मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब k की वैल्यू अगर आपके पास यहाँ पे 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 के ऊपर 1 1 है, तो आप इस टर्म के अंदर k की वैल्यू पुट करें, तो k की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो 3 की पावर 0 क्या बनेगी? 1। तो 1 को जब आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आंसर आना है यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह आप यहाँ पे देखें नीचे, ये वाली टर्म जो है, इसके जब हमने, अब टी ऑफ एन ये आ गया आपके पास, अब जो सेकंड टी ऑफ एन था वो आपने यहाँ पे निकाला हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो ये जो टी ऑफ एन है, अब इसमें भी आप उसी तरह से चेक कर सकते हैं। इसकी ये वाली आपके पास टर्म थी, ये वाली। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास हमने इसको क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि ये आपके पास टी ऑफ एन नहीं है, ये तो Tn/4 है। टी ऑफ एन जब आपने निकालना है तो आपने ये n/4 इसके अंदर पुट करना है। पुट करेंगे तो ये आपके पास टी ऑफ एन आएगा, ये वाला। ठीक है, तो टी ऑफ एन का भी हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ना, ये वाला। तो हमने Tn/4 का एक्सप्रेशन नहीं लिखना, वो तो जस्ट इसकी वैल्यू कंप्यूट करने के लिए लिखा था। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू क्या है? यहाँ पे k की वैल्यू है 2। ठीक है, तो k की वैल्यू जब आपके पास 2 है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? 3/4। k की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2 में से -1 करेंगे और साथ n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 में से 1 माइनस किया 1, तो 3/4 n आपके पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद k की वैल्यू आपके पास थी 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने पहले क्या माइनस करना है, ये ऐड हो रही है ना वैल्यूज, पहले हमने ये माइनस करना है 1, फिर हमने -2 करना है, फिर -3 करना है, तो जितनी k की वैल्यू है उतने माइनस करना है। तो 2 - 1 किया तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। जब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 3/4 की पावर जब 0 होगी तो आंसर क्या आएगा? 1। ये 3/4 उसकी पावर जब 0 करेंगे, इसको n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आएगा? ये n आ जाएगा, ये वाला। ठीक है,
तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं कि ये जो अभी हमने सोल्यूशन लिखा है, ये अब हमने जनरलाइज सोल्यूशन लिखा है। ये आप तभी लिख सकेंगे जब आपके पास ये थोड़ा सा नॉलेज होगा कि ये इक्वेशन ग्रो कैसे हो रही है। ठीक है, वो इक्वेशन ग्रो का मैंने आपको बता दिया है कि आपने, मैं इसको दोबारा एक रिपीट कर देता हूँ। आपने क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी रिकर्सिव आपने इक्वेशन लिखी हुई है, उसको क्या करेंगे, उसमें आपने देखना है कि ये इक्वेशन किस तरह से ग्रो हो रही है। फर्स्ट इक्वेशन जो है, ठीक है, उसमें हमने देखा कि वो t/4 उसके अंदर आ रहा था राइट साइड पे फैक्टर, तो ये इस फैक्टर के थ्रू ग्रो होगी। ठीक है, तो अब हमने ये वाली वैल्यू कंप्यूट करनी है। ठीक है, जब आपने ये वाली वैल्यू कंप्यूट की यहाँ पर, ठीक है, तो वो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप ये वाली वैल्यू जब इसकी जगह पे प्लेस करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखा जब हमने ये देखा कि इसके अंदर दोबारा से n/4 भी आ रहा है। अब n/4 निकालना हो तो आप इस इक्वेशन को दोबारा आप n/4 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, या अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे यहाँ पे 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आप ये वाली इक्वेशन निकाल सकेंगे, ये वाली। ठीक है, अच्छा, ये निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, उसी तरह से आप वैल्यू उसकी पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। अब ये वाली वैल्यू हमने ऊपर कंप्यूट की हुई थी यहाँ पे, इसीलिए हमने वहां से ही इसकी वैल्यू ले ली है। ये आप देखें यहाँ से, ये Tn/4 है ये वाली। तो ये वाली वैल्यू हमने क्या की है, ये इस Tn/4 की जगह पे पुट कर दिया है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे पुट हुआ है। इसको जरा सॉल्व करके ये इक्वेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर जो है ना वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। जब आप ये रिप्लेस करेंगे तो टी ऑफ एन की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इस वैल्यू को ना आपने रीअरेंज करके लिख लेना है। ठीक है, आपको एक मैं इजी मेथड बता देता हूँ। सिंपल क्या करें, इस तरह से वैल्यूज निकालने के बाद ना आप इसका एक छोटा सा टेबल बना लें। कैसे, जब जैसे सबसे पहले ये वाली वैल्यू आप अलग लिखें, इस तरह से टी ऑफ एन। ठीक है, इसको आप लिखें जी 3Tn/4। ठीक है, और इसको इस तरह से प्लस एन। ठीक है, उसके बाद जो हमने सेकंड टी ऑफ एन निकाला है वो आप यहाँ पे लिखें, टी ऑफ एन ये वाला, जो जब ये वैल्यूज पुट की तो हमारे पास टी ऑफ एन आया ना दोबारा, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर Tn/4 स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस 3/4n प्लस एन। ठीक है, इसी तरह आप इसको लिखें, यहाँ पे जो थर्ड वाली वैल्यू निकाली है टी ऑफ एन की, उसको भी आप यहाँ पे लिख लें। ये वैल्यू इधर लिखने लगे हैं। ठीक है, इसको मैं ज़रा रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये भी अब यहाँ से निकलनी है इक्वेशन, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3 स्क्वायर को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3³ टी। यहाँ पे अब टी एन, यहाँ पे आएगा n/4 क्यूब। ठीक है, प्लस, अब इस 3 स्क्वायर को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा जी 3 स्क्वायर/4 स्क्वायर n। ठीक है, 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और साथ आएगा n। ठीक है, ये इस तरह से हो गया, और ये 3/4n यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, प्लस 3/4n प्लस ये वाला n।
ठीक है, तो ये इस तरह से ये आपके पास इक्वेशंस बनेगी। जब आप एक दफा ये वाली इक्वेशंस लिख लेंगे, फिर आपको आगे सॉल्व करना बहुत इजी है। कैसे? यहाँ पे देखें, आप पैटर्न देखें यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन का पैटर्न देखें, उसके बाद इस इक्वेशन का पैटर्न देखें, और फिर इस इक्वेशन का पैटर्न देखें। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है वही आपकी यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, मतलब या ऊपर 3 की बेस 1 थी, पावर 1 थी, तो यहाँ पे 4 की पावर भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे भी 2 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे 3 थी, तो यहाँ पे 3 आ रही है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे बेस आ रही है, ठीक है, उससे जो नेक्स्ट टर्म्स हैं वो कैसे आ रही हैं, वो उसकी पावर में -1 किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको लिखा हुआ है 3 की पावर के, और यहाँ पे भी आ गया 4 की पावर के। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे के की वैल्यू अगर हम इन नंबर्स को अगर हम के साथ रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 की पावर 1 है, और ये के की 4 की पावर 1 है। इसी तरह से 3 की पावर 2 है, तो n की पावर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न देखना है, ये वाला, ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो जो भी इसकी पावर थी 1 थी, तो उसमें से एक माइनस किया हुआ है, तो यहाँ पे 3/4 इसकी पावर में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3/4 की पावर जब आप 0 लेंगे तो इसका मतलब होगा 1, तो 1 को जब आप n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो n नहीं रहना है। ठीक है, तो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, अब अगर आप k की वैल्यू 2 लेते हैं, तो आपके पास ये वाला फैक्टर आ गया पहले, 3 की पावर के, 4 की पावर के। ठीक है, और उसी तरह से अब के की वैल्यू में से एक माइनस करना है, तो जब 3 की वैल्यू आपने 2 लिया ना, के की वैल्यू 2 में से अब एक माइनस करेंगे, तो आपके पास 3/4 की पावर क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, उसमें से फिर अब एक और माइनस करेंगे, के -2 करेंगे, तो फिर आपके पास क्या आएगा, 3/4 की पावर 0 आएगी। ठीक है, तो 0 करके 1 करेंगे तो वही आपके पास n बच जाएगा। ठीक है, तो आप इन इक्वेशंस को अब आपने जस्ट एनालाइज करना है। जब फर्स्ट इक्वेशन थी तो उसमें क्या था, k की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं, तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो 3 की पावर 4 0 के साथ आ रही है। ठीक है, इसी तरह जब सेकंड स्टेप पे हम गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर था, तो यहाँ पे पहले 1 आएगा, फिर आपके पास 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह जब क्यूब पे गए हैं तो पहले स्क्वायर आएगा, फिर 1 आएगा, फिर इसी तरह 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वही चीज अब यहाँ पर हमने जनरलाइज करके लिख दी है। जब आप इन तीनों इक्वेशंस का जब आप रिलेशन देखेंगे, तो फिर आप इसको लिख सकेंगे, इस इक्वेशन को। ठीक है, तो हमारा मेन गोल बेसिकली ये लिखना था, जनरलाइज सॉल्यूशन, कि ये आपका जो प्रॉब्लम है ये किस तरह से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे के लिख दिया हमने। अब जो भी के की वैल्यू होगी उसमें पहले एक माइनस करेंगे, फिर -2 करेंगे, फिर -3 करेंगे, 4 करेंगे, और लास्ट पे जब वैल्यू जब तक आपकी 0 नहीं होती, तो ये इस तरह से आपका ये फंक्शन ग्रो करता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज अब आपको मेरा ख्याल क्लियर होगी कि जो भी अब आपके पास के की वैल्यू होगी वो वाला फैक्टर पहले यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह से आपकी इक्वेशंस ग्रो होनी है। ठीक है, अच्छा, अब देखें, अगर के की वैल्यू आपके पास 1 है, तो आपके पास ये इक्वेशन बनी है, यही बनेगी ना। आप इसमें पुट करके देख लें, जब आपके पास के की वैल्यू 1 है, तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 - 1 0, तो आपका ये वाला एक्सप्रेशन तो वैसे ही वैल्यूएट नहीं होंगे, तो यहाँ तक रह जाएगा, तो आपका ये वाला n आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब k की वैल्यू 2 करेंगे, तो उसकी भी आपको यहाँ से वैल्यू मिलती रहेगी इस फंक्शन की। ठीक है, तो
अब हमने इसको मजीद सॉल्व करना है, ठीक है। मजीद सॉल्व करने का मतलब ये कि अब हमने इसको जनरलाइज, अभी जनरलाइज सोल्यूशन हमने इसका लिख लिया है। अब हम इसको देखते हैं कि अब इसको रिमूव कैसे करना है हमने। ये वाला जो फैक्टर है रिकर्सिव फैक्टर, वो रिमूव कैसे होगा, तो वो हम देखते हैं इस स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट, ठीक है जी। जब आपने ये लिख लिया है तो फिर आप क्या करेंगे, अब ये देखें कि ये जो है ना, ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर अब हमने देखना है कि ये कब जो है ना ये खत्म होगा। खत्म होने का मतलब ये है कि ये इसकी वैल्यू 1 कब होगी, ये रिड्यूस होते होते ये कब तक जाके ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये सारे फैक्टर यहाँ पे ऐड कर दिए ना, ये वाले हमने इसको k-1 से लेके n तक हमने सारी वैल्यूज इसकी लिख दी हैं, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि ये वाला फैक्टर अब रिड्यूस कब होगा, तो वो आप यहाँ पे देखें n/4k है आपके पास। 4k का मतलब ये है कि 4 ब्रांचेस में ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, n नंबर ऑफ आइटम्स, वो आपकी 4 जो है ना वो टास्क के अंदर डिवाइड हो रही है, ठीक है। ये जब हम नेक्स्ट एल्गोरिथम स्टडी करेंगे तो उसमें ये चीज मैं आपको वहां पे भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये 4 का क्या मतलब होता है। अगर आपके पास एक एग्जाम इस तरह से प्रॉब्लम है तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आपका अरे का साइज 16 है तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो 4 डिफरेंट पार्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम ग्रो कर रही है, 4 पे डिवाइड हो रही है। तो इसको अब हमने चेक करना है कि इसका आंसर 1 कब आएगा, ठीक है। कब जाके ये आपकी जो ये रिकर्सिव कॉल्स हैं ये 1 कब होंगी, खत्म कब होंगी, ठीक है। मतलब आपके पास लास्ट रिकर्सिव कॉल कैसे आएगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास जो है ना बेसिकली रिकर्सिव कॉल्स की भी एक हाइट होती है। हाइट का मतलब ये है कि ये कहाँ तक पीछे तक ग्रो करेगी, ये वैल्यू इसकी रूट्स कहाँ तक जाके बनेगी। तो उसकी रूट्स जो है ना वो निकालने के लिए हमें इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, वो यहाँ से आ जाएगी एन की, n = 4k। ये 4k 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आएगा आपके पास n = 4k। तो अगर मैं दोनों तरफ log 4 लूं विद बेस 4, ये LOG विद बेस 4 लें अगर हम यहाँ पे n, तो ये अब आपके पास निकलेगा k, ठीक है। तो ये इतनी इस ट्री की हाइट होनी है। मतलब जो रिकर्सिव कॉल्स हैं उसकी हाइट जो है ना, या वो कितने टाइम्स कॉल होगा, वो आपका फैक्टर यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। तो ये निकालने के बाद अब देखिए हमने क्या किया है, ये इस 4k की जगह पे अब हमने n को किसके इक्वल रख दिया था, 4k के इक्वल रख दिया था ना। यहाँ पे ये वाला फैक्टर चेक करें, ये हमने 4k के इक्वल रख दिया था। तो इस 4k की जगह पे अगर मैं यहाँ पे n लिख दूं तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा n/n, जो आपके पास 1 हो जाएगा, ये t(1), ठीक है। और बाकी आपके पास वैल्यूज उसी तरह ही आनी है, ये वाली, इसको अभी हम चेंज नहीं कर रहे। इसको जरा रिमूव कर लेते हैं ये, ठीक है। n की जगह पर हमने क्या रख दिया, अब n = 4k कर दिया। तो ये जो फैक्टर था 4k, इसकी जगह पे n लिख सकते हैं अब। तो n जब हमने यहाँ पे लिखा तो ये Tn(n) क्या करेंगे, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो वैल्यूज हैं वो अब आपकी एज इट इज आएंगी, ये वाली, ठीक है। ये एज इट इज आ जाएंगी, ये आपका n आ गया यहाँ पे। अच्छा, अब ये कैसे आया, ये इसको हमने यहाँ पे लिखा है 1, 3/4 की पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1n, n हमने कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला फैक्टर आपका यहाँ पे आएगा, ये वाला नेक्स्ट फैक्टर आपका ये आएगा, और इसी तरह से करते करते ये इस तरह से बस इसको रीअरेंज करके लिख दिया, 0 से लेके
kn-1 तक आएगा, और इसके साथ जो n वाली टर्म्स थी उनको हमने कॉमन लेके बाहर लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये आपके पास आ जाएगा 3k-T1। ठीक है, अब ये वाला फैक्टर कैसे आएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है हमारे पास, उसका ये सोल्यूशन है। ठीक है, ये मैं ना आपको एक छोटी सी एग्जांपल से सॉल्व करवाता हूँ, ताकि ये चीज फिर आपको कभी भी भूले नहीं। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, 1 + x + x² + x k-1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 2 प्लस, देखें जो भी यहाँ पे टर्म आ रही है अगर हम उसका स्क्वायर करें, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। 4 का, अब 2 का स्क्वायर, फिर 2 की क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास नंबर चलते जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका अगर हम डायरेक्ट, अगर हमने इसका आंसर लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे, ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, आपने देखना है कि x की पावर k-1 तक जाना है। ठीक है, तो ये x की पावर कितनी थी, 1 थी, ये 2 थी, और ये x की पावर कितनी है, 3। x यहाँ पे क्या है आपके पास, x आपका 2 है, x = 2, क्योंकि ये तो आपके पास 1 एज इट इज आ जाएगा, और x की पावर 1 x की पावर 2 करेंगे तो 4 बन जाएगा, x की पावर 3 करेंगे तो 8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से चल रहा है। तो अब अगर हमने इसके थ्रू इसको, इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 - x। ठीक है, और k, यहाँ पे k आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कितनी वैल्यूज थी हमारे पास, k-1, तो यहाँ पे बेस कितनी थी आपके पास, 3 थी, तो यहाँ पे बेस कितनी लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा लिखेंगे, 4। ठीक है, इसको अब डिवाइड करेंगे 1 - x के साथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें आप, ये x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2 थी, तो 1 - 2 की पावर 4, और इसी तरह से 1 - 2, तो 1 - 2 की पावर जब 4 करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 4 16, तो 1 - 16 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो -15 ऊपर से आएगा, और -1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, +15। ठीक है, अब आप इसको ऐड करके देख लें, 1 को आप 2 में ऐड करें, 3 आएगा, 3 + 4 7, और 7 और 8 15। ठीक है, तो आंसर वही आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो फॉर्मूला है, ये n नंबर ऑफ आइटम्स अगर आपकी लिखी हो इस सीक्वेंस के अंदर के, वन पहले एक वैल्यू है, उसके बाद जो भी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर होके नेक्स्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1 + x, ये वाला जो 1 है ये भी बेसिकली स्क्वायर ही है, ये जो 1 है ये बेसिकली पावर ही है। इस तरह से 2 की पावर 0 है, उसका आंसर होता है 1। तो जब आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन आए जिसमें 2 की पावर 0 प्लस फिर 2 की पावर 1 और फिर 2 की पावर 3, 2 एंड देन 3 देन 4 देन 5, ठीक है, इस तरह से कोई भी नंबर अगर आ रहा है, ठीक है, ये इस तरह से एक्सपेंड कर रहा है, तो जितनी आइटम्स को आपने ऐड करना है, ठीक है, अगर आपने k-1 तक आइटम्स हैं आपके पास, उसकी बेस x की k-1 है। ठीक है, तो इसको ऐड कैसे कर सकते हैं, इसको आप ऐड, अब देखें आपको नहीं पता k की क्या वैल्यू है, ये तो हमने एक जनरलाइज्ड सा एक सोल्यूशन रख दिया है। जो जितनी भी आइटम्स को आपने ऐड करना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब अगर मैंने 100 लिख दिया, k की वैल्यू 100, तो आप इन सारी वैल्यूज को आपस में ऐड करने बैठेंगे तो ये आपके लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इस मेथड के थ्रू करना है तो जस्ट आपने 2 की पावर बेस लेनी है और उसमें से माइनस कर देना, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये अब 1 - x के, x आपका हमने लिया हुआ था 2,
और के की वैल्यू, जितनी भी वैल्यू के की जहां तक भी वैल्यू जा रही है, उसको आपने एक एक्स्ट्रा इंडेक्स ले लेना है उसका, तो 1 - x k कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1 - x करेंगे, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो इसको ऐड करने से भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको, इस पूरी इक्वेशन को बेसिकली हमने कन्वर्ट कर दिया है एक फैक्टर के अंदर। ये मैथमेटिकली रूल है ये, तो इसको अब हमने इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये वाला। ठीक है, तो अब देखें, ये जो आपकी इक्वेशन थी, इसके अंदर x क्या है आपके पास? अभी जो मैंने आपको एग्जांपल करवाई उसमें x की वैल्यू 2 थी, अब इसमें x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3/4। ठीक है, और k की वैल्यू कितनी है? k-1। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे? x को रिप्लेस कर देंगे 3/4 के साथ, तो वो वही काम आपका यहाँ पे किया हुआ है। 1 - 3/4, इसकी बेस कितनी आ गई है? k। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 - x। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आपका यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये नीचे इस आ जाएगी पावर। ठीक है, और इसी तरह इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 4 की पावर k यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और 4 की पावर k आपका यहाँ पे चला जाएगा। इसको जस्ट आपने जैसे एलसीएम लेते हैं उसके थ्रू आपने सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। अच्छा, अब इसमें ये जो 1 है, t(1), ये 1 के इक्वल कैसे आया है? तो अब ये 1 के इक्वल इसलिए आया कि यहाँ पे जो स्टार्ट के ऊपर हमने देखा था कि t(1) की वैल्यू क्या होगी? अगर n की वैल्यू 1 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो t(1) इज इक्वल टू 1 वो हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से अब देखें, आपके पास वो जो रिकर्सिव वाला फैक्टर था वो रिमूव हो गया है। ठीक है, वही हमारा पर्पस था। तो जो अब जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बनेगी। रिकर्सिव फैक्टर आपका रिड्यूस हो गया है, तो बाकी जो इक्वेशन आएगी वो ये वाली आएगी। ठीक है, इसको मजीद थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हैं। वो कैसे? जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस फैक्टर को, ठीक है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएंगी इस तरह से। ठीक है, ये कैसे किया कि हमने ये वाला 3k यहाँ पे ही रहेगा, इस 4n को यहाँ पे इसको क्या किया हुआ है, यहाँ पे 3n इंटू 1 - 3k/n। ये देखें, ये एक छोटा सा ट्रिक अब किया है हमने। ये ट्रिक कैसे आया ये मैं आपको अभी बताता हूँ। आपने अभी हमने एक वैल्यू अज्यूम की थी कि जब भी आपके पास 4 की पावर k आएगी, ठीक है, तो इसको हमने किसके इक्वल रखा हुआ था? इसको हमने n के इक्वल रखा था यहाँ पे, ये आपको याद होगा। ठीक है, हमने n से रिप्लेस किया था। तो वही यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है? 4 की पावर k आ रही है, तो इसको किसके इक्वल कर देंगे? n के। ये n के इक्वल है तो आप इसको n से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो n के साथ रिप्लेस हो गया। ठीक है, बाकी तो वो एज इट इज आया है। ठीक है, अब दोबारा से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, या आप जस्ट आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी एन आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे n - 3k आ जाएगा, नीचे आपके पास n आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये वाला n किसके साथ, इसके साथ कट जाएगा, तो ये अब आपके पास नई इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें k वाली वैल्यूज और n वाली वैल्यूज हमने, हमारा जो मेन पर्पस था कि हम k और n वाली वैल्यूज को अलग अलग करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो 4n यहाँ पे आ गया, -3 × 3 की पावर k, ये बच जाएगा। अच्छा, ये ना थोड़े से स्टेप्स जो है ना इसमें मिसिंग है, तो जब इसको आपने सॉल्व करना है इसको कंफ्यूज नहीं करना। जैसे इस टर्म को अब इसके अंदर कैसे कन्वर्ट किया है, जैसे ये किया हुआ है 4n आपका यहाँ पे लिख दिया राइट साइड पे, और इसमें से ये माइनस किया है, तो 1 यहाँ पे था 3k - 4 × 3k,
ये वैल्यू थी आपके पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं 4n, और 4 × 3 के यहाँ से आ जाएगा, और 3k ये वाला है, ठीक है। अब इसमें अगर आप 3k की वैल्यू कॉमन लें तो यहाँ पे आएगा 1 - 4, ठीक है, और यहाँ पे 3k आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से वैल्यू क्या आएगी -3, तो वो वाली -3 यहाँ पे लिखी हुई है। ये कुछ स्टेप्स इसमें जो है ना वो मिसिंग किए हुए हैं, वो स्लाइड्स की मेरा ख्याल जो है ना वो कम करने के लिए। तो 4n आ गया, इसी तरह से -3, और यहाँ पे आपके पास 3 के ऊपर आ गया k, ठीक है। तो ये आपका 3 आ गया यहाँ पे, और 3 के पावर k, तो ये आपका k था, ठीक है। अब उसको देखें log n/4 कैसे लिख दिया है, ठीक है। ये एक नया अब उसने ट्रिक किया यहाँ पे। ये 3k था आपके पास, 3 × 3k, ये वैल्यू थी आपके पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे n = क्या रखा हुआ है 4k, n = 4k रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू लूँ तो हमारे पास क्या आता है log 4n = k, ठीक है। तो वो k की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, तो 3 × 3 की पावर log 4n आ जाएगा, log 4n, ठीक है। तो ये वो, अच्छा, उसके बाद ये वही उसने लिख दिया 4n, ठीक है। तो इस तरह से अब उसने इसको सॉल्व किया। अब एक छोटी सी बस एक इसमें हिंट रह गई है लास्ट, वो स्लाइड में आपको शो कर देता हूँ, उसके बाद ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ये वाली स्लाइड अगर देखें हम, अच्छा, ये जो है ना यहाँ से देखते हैं, 1 मिनट ठहरें जरा। अब हम अभी थे कहाँ पे, अभी हम यहाँ पे थे जहाँ पे हमने उसकी वैल्यू जो है ना वो log n/4 के साथ रिप्लेस की है, ठीक है। वो वैल्यू रिप्लेस करने के बाद एक जो रूल है लॉग का, वो ये होता है कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ये 3, ये आपकी इस n के साथ रिप्लेसेबल होती है, ठीक है। अगर ये आपके पास लिखा हो इस तरह से 3 log 4, और इसकी यहाँ पे वैल्यू हो n, इसको हम = लिख सकते हैं, इस n को हम ले जाते हैं इस तरह से और वैल्यू आती है log 4, और यहाँ पे आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये बेसिकली वो लिखा हुआ है। अच्छा, ये सारा काम करने का पर्पस ये था कि जब आप पहले जितने भी आप सॉल्यूशन स्टडी करते रहे हैं उनके अंदर इक्वेशन इस तरह की होती थी। जब आपने कम्प्लेक्सिटी लिखनी है इन टर्म्स ऑफ बिग ओ थीटा, तो आप कब लिख सकते हैं जब आपके पास सारी की सारी टर्म्स जो है ना इन टर्म्स ऑफ एन आती हैं, ठीक है। तो रिकर्सिव सॉल्यूशन के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपके पास यहाँ पे रिकर्सिव इक्वेशन आ रही थी, ठीक है। उसको आपने इस तरह से पूरा मेथड के थ्रू सॉल्व करने के बाद इसको क्या किया है, कन्वर्ट कर लिया है इस फैक्टर के अंदर। अब यहाँ पे आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इन टर्म्स ऑफ एन आ रही हैं, ठीक है। ये वाला एन, इसकी पावर कितनी है आपके पास, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे n की पावर कितनी है log 3/4। तो जब आप log 3/4 लेंगे, ये वाली वैल्यू आपकी <<1 आनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेस आपकी बड़ी है, नंबर आपका यहाँ पे स्मॉल है, 3 है। तो जब आप उसकी वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू स्मॉल आएगी, ठीक है। तो आपके पास जो बड़ी जो टर्म इसमें कौन सी फिर बनेगी, ये वाली n वाली बनेगी। तो जो आपका यहाँ से कम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो यहाँ पे O ऑफ n या इसको थीटा ऑफ n के साथ आप रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो ये बेसिकली हमारा जो पर्पस था वो इस तरह से हमने रनिंग टाइम कंप्यूट करना था। उसके लिए हमने ये सारा मेथड जो है ना वो स्टडी किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब थोड़ा सा मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि ये चीज़ें आप इसको मिक्सअप ना करें। हमने क्या किया, हमारे पास स्टार्ट पे एक इक्वेशन थी जो हमारे पास रिकर्सिव रेकरेंस थी, या उसको आप रिकर्सिव इक्वेशन कह सकते हैं। हमने क्या किया, हमने उस रिकर्सिव इक्वेशन को एक्सपैंड किया है। ठीक है, जब उसको एक्सपैंड किया तो फिर हमने उसका पैटर्न एनालाइज किया। उसका पैटर्न को रिड्यूस करके तो हमने ये इस तरह से एक नई टर्म के अंदर कन्वर्ट किया जिसके अंदर आपका रिकर्सिव जो पार्ट था वो रिमूव हो गया। अब वो रिमूव हुआ कैसे, वो यहाँ पे देखें कि हमने जब उसको 1 2 3 और एन टाइम एक्सपैंड किया है, तो फिर हमने देखा कि जब वो एक्सपैंड करते करते जब वो लास्ट उस अपनी ट्री की हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जब वो लास्ट पे चला जाएगा तो उसकी वैल्यू n इज इक्वल टू 4k हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो प्रॉब्लम थी वो इस फैक्टर के साथ ग्रो कर रही थी, 4 के साथ। ठीक है, तो हमने देखा कि जो जब ये आपकी जो रिकर्सिव कॉल्स हैं वो एंड कब होंगी, जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4k हो जाएगा। ठीक है, तो n को जब हमने 4k के इक्वल रखा तो आपके पास ये वाला फैक्टर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से रिड्यूस होते होते आपके पास ये वाली इक्वेशन बनी है और इसको फिर हमने कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो से। बाकी अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्यूरीज होंगी तो वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर टाइम। खुदा हाफिज़।